ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी करना। तो जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं सियासी तौर पर और जिस तरीके से आज पूरा सियासी हंगामा देखने को मिला, उसके बाद प्रदेश सरकार भी सवालों के घेरे में है और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर बेटी को दरिंदों से क्यों नहीं बचाया जा सका, सवाल ये कि वक्त पर बेटी का मेडिकल क्यों नहीं कराया जा सका, और सवाल ये कि इस घटना के बाद आखिर इतनी बुरी तरीके से मामले को मिसहैंडल क्यों किया गया। हाथरस को भले ही सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन हाथरस के बहाने ही सही एक बार फिर से सवाल बेटियों की हिफाजत का उठ रहा है, क्योंकि बेटियों के खिलाफ जुल्म या दरिंदगी सिर्फ हाथरस में नहीं, प्रदेश में चौतरफा हो रही है। हाथरस मामले में हाथरस मसले का इंसाफ हुआ भी नहीं कि उत्तर प्रदेश के चारों कोनों से बेटियों की हिफाजत के सवाल खड़े हो गए। सवाल सिर्फ हाथरस की बेटी का नहीं रह गया है, सवाल अब बलरामपुर की बेटी का भी है, जिसकी जान भी इंसाफ की बेदी पर पहुंचने से पहले निकल गई है। सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए, हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हाँ, हमारे बच्ची की रिश्वत बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था। सवाल अब आजमगढ़ की बेटी का भी है, जिसका दर्द और जख्म हाथरस जैसा करारा है। उसी में इसे ले गया और ले जाकर फिर आया अपने घर रखा, कहा कि इसका कपड़ा दो मम्मी, मैं इसे नहाएगी। जब हम कपड़ा दे दिया, हम नहीं गए, हम क्या जाने, रोज रोज जाती आती थी, एकदम बाजू में था घर, बच्चे रात दिन खेल रहे थे उसके घर में। आज जब ये कपड़ा ले गया, जब ये नहा कर आई, पूरा इसका एकदम खून से तर, अम्मा को बुलाया, कहा देखिए आपके घर गई थी, फिर भाभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ले चलिए डॉक्टर कन ले गए, डॉक्टर एकदम साफ बता रहे हैं। सवाल बुलंदशहर की बेटी का भी है, जिसे जिंदगी भर के जख्मों में तड़पने को मजबूर कर दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उनका पड़ोसी लड़का रिजवान है, जो लगभग 20 साल का है, उसके द्वारा रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। दिन भर ये लोग आपस में शायद पंचायत आदि करते रहे। शाम को 4:26 पे पहली सूचना थाने पे मिली। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ककोर मौके पे गए, छानबीन की, अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और सवाल तो हाथरस की बेटी के अधूरे रह गए इंसाफ का है ही है, क्योंकि अब पुलिस के आला अधिकारी सामने आकर ये कहने लगे हैं कि मृतक के साथ रेप हुआ ही नहीं। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गई। मान लिया कि हाथरस की बेटी के साथ रेप नहीं हुआ था, तो क्या ये भी मान लिया जाए कि उसने आरोपियों के नाम रंजिश में ले लिए? उसके शरीर पर जख्मों के जो निशान थे वो बेवजह थे। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल उठेंगे, क्योंकि पुलिस ने पहले रेप मानने से ही इनकार कर दिया, फिर ये कहा कि पीड़ित के बयान पर रेप की धाराएं जोड़ी गई।
देखिए, मृतका के जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे उनके शरीर के ऊपरी पार्ट में चोट थी, जहां गर्दन और ये का पोर्शन है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट का डॉकेट नहीं, जीभ भी कट गई थी क्या? मेडिकल रिपोर्ट का डॉकेट जब हमारे पास उपलब्ध होगा तब हम आपको इसको डिटेल बता पाएंगे। जहां तक जीभ कटने की बात आप कह रहे हैं, पीड़िता का बयान वीडियोग्राफी में क्षेत्राधिकारी जो आईओ हैं उनके द्वारा लिया गया है और वो बयान उन्होंने दिया है। तो और बाकी जो टेक्निकल मेडिकल एस्पेक्ट है वो मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल होने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। इसके बाद आधी रात को पुलिस और प्रशासन ने गुपचुप अंधेरे में चिता भी जला दी और परिवार के रजामंदी का दावा भी किया। देखिए, जब ये शव लाया गया था लगभग 12:40-45 पे, तब मेरी इनके जो बेटे हैं उनसे बात हुई थी और उन्होंने सहमति दी थी कि रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो जो शव वाहन था उसके आगे लगभग 4-5 महिलाएं लेट गई थी और मैं तुरंत से, क्योंकि मैं यहीं पे था 200-300 मीटर की दूरी पे, मैं तुरंत से आया और 10-15 मिनट हमारी बात हुई। उसके बाद शव वाहन को इनके घर पे लाया और लगभग 1-1.25 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा और उसके बाद इन्हीं की सहमति से उसका अंतिम संस्कार किया गया है और इन्हीं के परिजन वहाँ पे उपस्थित थे। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इनकी मर्जी के विरुद्ध किया। सर, शव जब गांव आप लोग लाए तो कितने घंटे तक आप लोग एम्बुलेंस को या शव वाली गाड़ी को परिजनों के पास रहने दिए? कितने घंटे तक? 12:45 से लगभग 2:30 बजे तक वो गाड़ी यहीं पर रही है और 2:30 बजे के बाद या लगभग 3 बजे के लगभग रात को अंतिम संस्कार किया। हालांकि डीएम साहब के इस दावे की पोल खुल गई जब डीएम साहब की रजामंदी को परिवार ने नजरबंदी बताई और साफ कर दिया कि परिवार के किसी भी शख्स की मंजूरी नहीं ली गई। यहाँ से हमें दबाव देके लेके गया के तो वहाँ जनपद थाने लेके पहुँचे गई योगी से बात करामी, वहाँ लेके वहाँ PWD में उनका पूरा प्रेशर था और कहा के तो वहाँ पुलिस वाले डीएम साहब ने पूरा दबाव देके और हमारे 3 आदमियों के साइन करा लिए और उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और मेरी जो इसकी केस की बिटिया की जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। सवाल अगर सच झूठ का ही है तो फिर सवाल उस वीडियो पर भी उठेगा जिसमें हाथरस डीएम परिवार पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं और मीडिया की मौजूदगी को तवज्जो नहीं देने की बात परिवार से कर रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं हम। हालांकि यहाँ एक बार फिर परिवार ने डीएम साहब को ही बेनकाब किया है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा-दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा-दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज़्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती ये बयान बदल रहे हो, तुम पे कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। अपनी कलाई खुलती देख अब इस मामले में डीएम साहब सफाई देने पर उतरा। मैं जिलाधिकारी हूं और इसके नाते उनका सुख दुख बांटना मेरा कर्तव्य है, तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। देखिए, मेरी जो परिवार से बातचीत हुई उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और मैंने उनके पक्ष को आराम से सुना। उनके परिवार के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और जो शासन ने SIT की टीम बनाई है, आज लगभग
5-6 घंटे वो भी वहाँ पे गई है, उन्होंने भी जांच करी है और बस मैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए गया था। वैसे सवाल सिर्फ सच झूठ का भी नहीं है, सवाल सुरक्षा का है, बेटियों की सुरक्षा का, जिनके खिलाफ दरिंदगी और हैवानियत के मामले काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। ये सही है कि सियासत के लिए मुद्दे महज वक्त की जंग का हिस्सा होते हैं, लेकिन सुरक्षा का सवाल तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महज कानूनी शिकंजे में कसने की कसौटी से अलग जाकर सामाजिक कसौटी पर कसने का फैसला किया था और दुराचारियों के पोस्टर लगाने की बात कही। ऑपरेशन दुराचारी उनकी इसी मुहिम का हिस्सा बन पाता, ये मुहिम परवान चढ़ती, मुकम्मल होती, इस पर अमल होता, उससे पहले पुलिस और प्रशासन ने पलीता लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का।